Hello बच्चों, let's read the question. The question is a plank of mass m1 with a bar of mass m2 placed on it lies on a smooth horizontal plane. A horizontal force growing with time t as F equals to kt where k is constant is applied to the bar. Find how the accelerations of the plank a1 and of the bar a2 depend on t if the coefficient of friction between the plank and the bar is equal to mu. ड्रॉ द अप्रोक्सीमेट प्लॉट्स ऑफ दीज डिपेंडेंस, और हमें उनका क्या बनाना है, प्लॉट भी बनाना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट लगेगा, हमें क्या दे रखा है, एक प्लांक है और वो किसी बार के ऊपर रखा है। तो देखिए जब इस टाइप का होता है तो सबसे पहले हम काम करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और उस पर जो भी फोर्सेस लग रहे होते हैं उनको हम बैलेंस लग करते हैं। ठीक है, अब ये फोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं, ये फोर्सेस हमारे हो सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, वेट हो सकता है, नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है, कोई एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स हो सकता है, और फिर हम फोर्सेस ऑफ इक्विलिब्रियम से हम इनको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, जिसके लिए हम लगाते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ, जो हमसे क्या कहता है, ये हमसे कहता है कि जो नेट फोर्स होता है F वो हमारा ma के बराबर होता है, जहां पर m मास है और a एक्सीलरेशन है। तो अब देखिए सिचुएशन हमें क्या दे रखी है, ये है मेरे पास, ठीक है, m2 मास का, ये m1 मास का प्लांक है, इसके ऊपर एक ये बार रखा हुआ है, ये m2 मास का है। ठीक है, अब इस बार के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, जो फोर्स की वैल्यू हमको गिवन है k t के बराबर है। ठीक है, जहां पर k आपका कांस्टेंट है और ये जो सरफेस है वो आपकी स्मूथ है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन है जो हमें म्यू दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम एफवीडी डायग्राम बनाएंगे, सबसे पहले m2 का बनाएंगे एफवीडी डायग्राम। ठीक है, m2 का जब बनाएंगे तो एक तो इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ m2g, फिर दूसरा इस पर प्लांक जो है वो लगाएगा, ये प्लांक है, ये इस पर क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा n, इस पर एक फोर्स लग रहा है F, और इन दोनों के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है, तो इसको मोशन के अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, तो इस तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा FR। ठीक है, सिमिलरली हम प्लांक के लिए बनाएंगे, ये हमारा प्लांक है m1 मास का, तो एक तो इसका वेट लगेगा m1g, और जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था n वो इस पर भी लगेगा, और एक नॉर्मल रिएक्शन से सरफेस की वजह से लगेगा जिसको हमने नाम दे दिया ng। फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, उसमें उस डायरेक्शन में लग रहा था, तो ठीक है, तो ये यहाँ पर हम जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमारा किस तरह से देते हैं, हम फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की हम बात कर रहे हैं, वो हमारा होता है म्यू एन के बराबर, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स वो हमारा क्या होता है, म्यू एन के बराबर होता है। तो म्यू और एन मेरा कहाँ किसके बराबर हो जाएगा, एन यहाँ से देखिए मेरा किसके बराबर है, m2g के बराबर है, यहाँ से इस वाले फ्री बॉडी डायग्राम से हमको पता चल रहा है। तो म्यू और यहाँ पर हम उसकी वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा m2g, ये मेरे पास आ गया है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एफ डैश की वैल्यू लिखें, अगर अब मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूं तो इक्वेशन कितनी आ जाएगी, m2 के लिए जब मैं इक्वेशन लिखूंगी दैट इक्वेशन विल बी, ये यहाँ पर मैं इक्वेशन लिख रही हूँ, तो m2 के लिए लिख रहे हैं पहले हम। ठीक है, तो इस पर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं m2 पर, नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी ये हमारा n तो m2g के बराबर कर दिया, हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए जो फोर्स आ जाएगा हमारे पास वो किसके बराबर आ जाएगा, एक तो लग रहा है इस पर f माइनस fr, वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ma के बराबर हो जाएगा, तो m2a, इसका एक्सेलरेशन हमने मान लिया है a2 है और इसका एक्सेलरेशन हमने मान लिया a1 है। ठीक है, ये आ जाएगा। सिमिलरली हम m1 के लिए भी लिखेंगे इक्वेशन, तो m1 के लिए जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो देखिए m1 के लिए क्या बनेगा, एक तो नॉर्मल रिएक्शन है ng, वो हमारा किसके बराबर है, n प्लस m1g के बराबर है, तो यहाँ से ng की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, m2g के बराबर था n, तो ये हो जाएगा g कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बन जाएगा m1 प्लस m2। तो इसके लिए जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स जो है दैट इज इक्वल्स टू आएगा मेरे पास m1 a1 के बराबर, क्योंकि इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स ही लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए लिख दी और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए लिख दी। ये इक्वेशन 1 हो गई है और ये इक्वेशन हमारी कितनी हो गई है, 2 हो गई है। ठीक है, एक m2 मास के लिए और एक m1 मास के लिए हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि बार और प्लांक जो है वो सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। ठीक है, सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं। अगर हम ये मान लें कि जो बार और प्लांक है वो सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ इस कंडीशन में, ये जो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी वो हो जाएगा f माइनस एफ आर, वो मेरा बराबर हो जाएगा m1
सेम मान लिया, तो एक्सेलरेशन ए मान लिया हमने, तो ए के बराबर हो जाएगा। अब इक्वेशन हमारी ये वाली जो इक्वेशन थी, यहाँ पर हमने मान लिया कि दोनों जो है वो सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, और वो एक्सेलरेशन जो है हमने ए के बराबर मान लिया थी। इस इक्वेशन में a2 की जगह ए रख देंगे। सिमिलरली जो 2 वाली इक्वेशन है उसमें भी m1 ए रख देंगे, ठीक है। तो ये नई इक्वेशन आ गई मेरे पास, ये इक्वेशन थर्ड हो गई है, और ये इक्वेशन क्या हो गई है, फोर्थ हो गई है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ से मैं कह सकती हूँ मेरी जो फोर्स की वैल्यू आएगी F इक्वल्स टू, वो मेरे पास क्या आएगी, m1 प्लस m2, तो हम कॉमन ले लेंगे। अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं, दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं, तो ये कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास a की जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास कितनी आ जाती है, इसकी अगर मैं वैल्यू लिखूं, क्योंकि f जो हमारा होता है वो ma के बराबर होता है, f जो होता है वो मेरा ma के बराबर होता है। तो यहाँ से a की जो वैल्यू आ जाएगी वो f अपॉन m1 प्लस m2 आती है, और f की जगह मैंने लिख दिया है 80, f की वैल्यू यहाँ पे दे रखी, सॉरी kt, ठीक है। f की यहाँ मैं वैल्यू लिख दूंगी, हो जाएगा kt f अपॉन m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। ये मेरे पास आ गई है a की वैल्यू, एक्सेलरेशन आ गया है। अगर हमने मान लिया कि दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन जो आ गया है वो हमारे पास इतना आ गया है, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया है, ये तो कॉमन एक्सेलरेशन आ गया है दोनों का। अब अगर ये मैं मान लूं कि जो एफ आर है, मेरा जो फ्रिक्शन फोर्स है, वो एफ आर लिमिटिंग जो एक्सेलरेशन हमने निकाला उसके बराबर है, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन जो बन जाएगी वो बन जाएगी एफ माइनस एफ आर, इसकी जगह मैं लिमिटिंग वाला रख दूंगी, ठीक है। लिमिटिंग वो मेरा किसके बराबर था, m2 a के बराबर था। तो यहाँ से मेरे पास इसकी वैल्यू kt है, ये kt रख दिया मैंने, माइनस ये हो जाएगा मेरा m2 g, और ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा m2, और a की वैल्यू यहाँ पर हमने जो पीछे कैलकुलेट की थी वो वैल्यू रख देंगे, वो हमारी कितनी थी, kt अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर थी। तो यहाँ से ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा kt मेरे पास कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा वैल्यू जो आएगी 1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, m2 g r के बराबर हो गया, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स है यहाँ पे जी आर हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से kt की जो वैल्यू आएगी मेरे पास, वो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये kt, और ये यहाँ पर m1 अपॉन m1 प्लस m2, दैट इज इक्वल्स टू m2 g के बराबर आ गया ये वैल्यू मेरे पास, ठीक है। यहाँ पर हर जगह आपके पास क्या था, k था यहाँ पर लगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये, ठीक है, तो ये m2g किया गया, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब ये वैल्यू आ गई है, तो यहाँ से मैं अगर टाइम की बात करूँ, टी नॉट, यहाँ से ये वाला टाइम जो है अगर टी नॉट मान लूँ, तो टी नॉट की जो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी वो मेरे पास क्या क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी m2, यहाँ पर हो जाएगा m1 प्लस m2 जी के अपॉन, ये जो वैल्यू आई है मेरे पास वो टाइम की वैल्यू आई है। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पर m1 यहाँ पर आएगा m1, ये तो मेरे पास आ गई है टी नॉट की वैल्यू, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में हमें जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया है वो म्यू दिया है, तो इसकी जगह हम लोग ना, जहाँ पर हमने के लिखा हुआ है ना, हमने फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के ले लिया है, तो यहाँ पर म्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो के है ना उसकी जगह हम म्यू लिख देते हैं, क्योंकि के हमें फोर्स में भी दे रखा है तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये म्यू हो जाएगा, ये म्यू, ये म्यू, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैंने मान लिया कि जो मेरा टी है, टी की जो वैल्यू है वो अगर टी नॉट से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक जो फ्रिक्शन, इस पर एक तो फोर्स लग रहा था एफ, और एक यहाँ पर लिमिटिंग फोर्स लग रहा था एफ आर, लिमिटिंग लग रहा था, ठीक है। और जो दूसरा वाला था ब्लॉक हमारे पास, उस पर एक तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था एफ आर लिमिटिंग वाला, ठीक है, ये तो m2 वाला था और ये m1 वाला था। तो यहाँ से मेरे पास f माइनस एफ आर की जो वैल्यू आ रही थी लिमिटिंग, वो मेरे पास कितनी आ रही थी, m2 a2 के बराबर आ रही थी। तो at ये हो जाएगा, सॉरी kt माइनस m2 g म्यू इक्वल्स टू हो जाएगा m2 a2 के बराबर। मैंने यहाँ पे फोर्स की वैल्यू लिख दी जो kt है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू लिख दी और ये लिख दिया। तो यहाँ से मैं a2 जब निकालूंगी, a2 मेरा कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा kt माइनस m2g म्यू अपॉन m2। ये तो मेरे पास आ गई है a2 की वैल्यू, ठीक है। एक्सेलरेशन जो आ गया है 2 मास का जो एक्सेलरेशन है वो हमने निकाल दिया है। सिमिलरली जब मैं प्लांक के लिए लिखूंगी, तो प्लांक के लिए क्या हो जाएगा, जो फ्रिक्शन फोर्स है एफ आर लिमिटिंग,
वो मेरा बराबर हो जाएगा m1 a1 के। तो यहाँ से मेरे पास जो a1 आ जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी थी, m2 g म्यू थी, और अपॉन ये डिवाइड हो जाएगा m1 से। तो ये हमारे पास इसका एक्सेलरेशन आ गया है m1 मास का जो मेरा प्लांक था, और ये a2 था जो मेरा क्या था, बार था। तो दोनों के एक्सेलरेशन हमने निकाल दिए हैं। अब जब मैं ग्राफ बनाऊंगी, ठीक है, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में, तो ये तो इसमें मेरा टाइम है और इसमें मेरा क्या है, एक्सेलरेशन है। तो देखिए जब टाइम टी नॉट था तब तक तो दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर हमने टाइम मान लिया ये टी नॉट है, टी नॉट तक दोनों जो है सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे थे, तो मतलब लीनियर आ जाएगा चेंज, दोनों का एक्सेलरेशन जो था वो सेम था, ठीक है। यहाँ पर a1 जो था a2 के बराबर था जब टाइम टी नॉट था। उसके बाद देखिए जो हमारा a2 है उसमें टाइम का कोफिशिएंट आ रहा है, तो वो तो वापस लीनियरली ही चेंज होगा इस तरह से। ये तो हमारा a2 हो जाएगा। और a1 वाला देखिए इसमें टाइम का कोफिशिएंट नहीं है, टाइम नहीं है, मतलब ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इस एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये मेरा a1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, और t इक्वल्स टू टी नॉट तक दोनों बराबर थे। तो ये मेरा उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।